हेलो मैम, मैं आपको मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। मेरे पति अभी तक ड्रिंक करते हैं, अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं। बच्चों को घर में सैलरी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। वह हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, ना हमारे साथ रहते हैं। हमेशा ड्रिंक करते हैं, शाम को ड्रिंक कर सकते हैं और नहीं हमारे साथ कहीं जाते हैं। बताओ क्या करें? प्लीज 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 जवाब देना। बहुत साल हो गए परेशान। देखो, जब इतने सालों में नहीं बदले तो बीइंग कहना चाहिए प्रैक्टिकल नहीं बदलेंगे। ठीक है ना? अगर आपके प्यार, आपके बर्ताव या आपके उनके लाइफ में आने से कुछ फर्क पड़ता होता तो अब तक पड़ चुका होता। लेकिन आप बहुत लोगों से अच्छी कंडीशन में हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ पे रेगुलर देखती हो तो देखते होंगे कि कितना बुरा हाल है। जो लोग ड्रिंक करते हैं वो अपने घर वालों की या अपने बच्चों की कोई जिम्मेदारी तक नहीं उठा रहे, वो सिर्फ ड्रिंक कर रहे हैं। है ना? अगर घर में ठीक ठाक पैसे वो दे रहे हैं, सब कुछ है, तो आप थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको अपने लिए लेना पड़ेगा कि ठीक है, वो नहीं ले जा रहे, आपको कहीं जाना है आप चले जाओ, बच्चों को कहीं लेके जाना आप चले जाओ। टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, सब जगह कर देते हैं इंतजाम वो जाने का। थोड़े से कहना चाहिए जो यूजुअल में हम महिलाएं नहीं करती अपने लिए, वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर पैसे से भी ठीक है ना, तो भी ये मान के चलो कि देखो, सबको सब कुछ नहीं मिलता, है ना? लेकिन अगर हमारे पास कुछ चीजें कम हैं लेकिन बदले में कुछ सर्वाइवल की चीजें हैं, तो हमें उनसे काम चला लेना चाहिए, मैं ये कहूंगी। बाकी आपके पति का ये है कि भैया कहते रहो, और जिस तरीके की अप्रोच आपने अभी तक रखी है, अगर फर्क नहीं पड़ रहा इसका मतलब वो काम नहीं करेगी, तो अपनी अप्रोच चेंज करके देखो। सिर्फ यही एक रास्ता है कि वो शायद बदल जाए। ठीक? तो इसी तरीके के बहुत सारे सवाल आए हैं। जो एपिसोड था कि एक तरीके से लेट्स अंडरस्टैंड कर्मा, उस पे कर्मा पे एक क्वेश्चन आया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं आपको बता पाई। है ना? आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लेना। थोड़ा लंबा है लेकिन स्टार्टिंग में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और मतलब मैं चाहती हूँ कि इस तरीके की चीजें, शायद मैं एक सीरीज शुरू करने का मेरे दिमाग में चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन से अलग जो जनरल टॉपिक है ना, जैसे उसी के ऊपर ही उतनी बात, चाहे फिर वो 5 मिनट का बने या 7 मिनट का, लेकिन वो मुझे लगता है लोगों के लिए ढूंढना, सुनना, देखना छोटा होगा, वो ज्यादा आसान होगा, लेकिन ये साथ में चलता रहेगा, क्योंकि सोल ऑफ दिस चैनल यही है कि आप लोगों की पर्सनल बातें आप मुझसे शेयर करते हो एंड आई टॉक। है ना? तो ये भी चलता रहेगा, इसके बिना तो खैर काम ही नहीं है, पर वो भी मैं कोशिश करूंगी कि कुछ हो जाए। है ना? अब चलो इस वाले के क्वेश्चन आंसर के जवाब ढूंढते हैं, क्या क्या आए हैं, पढ़ती हूँ और फिर देखते हैं उसका क्या हल निकलता है। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। शादी को सास ससुर की पूरी सेवा की, बीमारी में सास की पोटी भी फेंकी, फिर भी पति कहते हैं कि गलत होते हुए भी मैं अपने माँ बाप का ही साथ दूंगा, तेरा नहीं। सास कहती है मेरा बेटा मेरी मुट्ठी में है, तेरी कभी नहीं चलने देगी, दूंगी जीते जी। तो उन्हें गिनवाओ। और देखो एक बात बताऊं, ये जो हम बिस्तर पे कर देते हैं ना किसी का, आपको लगेगा कि कहना आसान है, लेकिन जब हम किसी का कर देते हैं, किसी बड़े बुढ़े का या किसी का भी, अगर हमारी सिचुएशन ऐसी बनी कि वो बिस्तर पे आए और हमने उनका करा, शिव सुपोटी तक भी, तो ये कहीं ना कहीं हम उन पे एहसान नहीं कर रहे। मैं सच बता रही हूँ, ये फीलिंग होती है, ये ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, क्योंकि 6 भाई बहनों में अगर किसी को मौका मिल रहा है ये करने का, तो मैं अपने आप को मानती थी कि भाई इनकी, मतलब ये चीज हर बच्चे को नहीं मिलती। क्योंकि उस टाइम पे जो जेन्युइन माँ बाप तो अपने होते ही हैं खैर, लेकिन सास ससुर को भी कहीं ना कहीं वो कहने को कुछ भी कहते रहे, उन्हें सब पता होता है और अंदर से दुआएं देते हैं। लेकिन अगर आपकी सास उस टाइम को भूल गई और अभी भी यही ट्रैक है कि मेरा बेटा मेरी मुट्ठी में है, तो बहुत ही कहना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत बुरी इंसान है वो। पर आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम, जो मैं असली बात कहने जा रही हूँ, कि जब हम किसी का बीमारी में कर देते हैं, जब वो अक्षम है, हमने उसको ठीक करने में जो हमसे बन पड़ा हमने कर दिया। ठीक? उसकी दुर्गति होने से बचा ली, सही बात ये है। इसका ये इतना नोबल कॉज होता है ना, इसका आपको कहीं ना कहीं जो पूरा पड़ेगा या जो इसका रिटर्न मिलेगा ना, वो भगवान देंगे, और इतने इतना मतलब कई गुना करके देते हैं वो, कि आपकी झोली कहना छोटी पड़ जाएगी।
तो अगर किसी का ये करने का आपको मौका मिला है ना, किसी बीमार की अपने परिवार में इस तरीके की मौका पड़ा है कि हाँ वो पड़ा और आपने कर दिया, तो ये उनका गुड लक नहीं है कि आप उन्हें मिल गए, ये आपका गुड लक है कि आपके हिस्से में वो चीज आई। और प्रैक्टिकली कह रही हूँ, भले अभी मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह रही, लेकिन सच में किसी की सेवा करने का इस तरीके की मौका हर एक को नहीं मिलता। और दोनों भी बातें हैं, अगर उस टाइम पे हमने सेवा करने के साथ कुछ बातें सुनाई या उसका मन दुखाया, वो भी एग्जैक्ट मुझे लगता है कई गुना होके वापस आता ही आता है। तो ये कंडीशन ना एक्सट्रीम होती है थोड़ी सी, लेकिन उसमें आपकी पर्सनैलिटी की बहुत बड़ी परख होती है। तो अगर ये आपने कर दिया ना, अब आप इसको अपना एक गुड एक्ट मान के भगवान पे छोड़ दो। अपने पति या सास ससुर से उसका रिवर्ट बैक मत मांगो। उन्होंने एक गंदी बात कह दी कि ठीक है, मतलब मेरे ही वो है, ये है, मैं तेरे नहीं चलने दूंगी, ठीक है, मुझे चलानी भी नहीं अपनी। आपने जो किया उसका भगवान पे हिसाब किताब होगा, वो करेंगे आपका, ठीक मान लेना मेरी इस बात को। ये नहीं कि मैं यहाँ पे कोरा ज्ञान दे रही हूँ, इस बात को मान लेना, आपका मन तसल्ली हो जाएगी, शांत हो जाएगा आपका मन, है ना। और एक ये रहेगा कि ठीक है यार, इनका जो इन्होंने बोल रही है वो बहुत ही गलत है, उनके उनके साथ है, लेकिन आपने जो कर लिया अब उसको मान के चलो कि आपने डिपॉजिट कर दिया, अब उसका रिटर्न आएगा और कई गुना मिलेगा आपको, देख लेना। आपके पति भी ठीक हो सकते हैं, आपकी बातें सुने समझे, आपके सास ससुर का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। अगर उनका नहीं हुआ ना, आपको अनएक्सपेक्टेड वेज में मिलेंगी अच्छी चीजें, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करो कि हाँ मैंने इनका इतना करा और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिल रहा, मिलेगा लेकिन। नेक्स्ट, दी मेरा बेटा 2 साल और 3 मंथ का है, वह बहुत जिद करता है, ना कहीं भी जाऊं वहां पर टिक के नहीं बन बैठता, चाहे किसी का घर जाऊं वहां पर शेयर करें जाता है। इसमें कभी कभी से थप्पड़ भी लगा देती हूँ, कुल मिला के शैतान है बच्चा, है ना। भैया वो धीरे धीरे ही ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कुल मिला के क्या कि जी घर में भी उसको जब कहीं जाता है आप सोचते हो तो कि वो तब मैनेज हो जाए, चलो अपना घर है यहाँ तो खेल रहे, चलो खेल का मैदान है वो खेल। जो बच्चा थोड़ा संभला हुआ रहता है ना, डिसिप्लिन सा रहता है, वो हर जगह ही ऐसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटियां हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगी अगर अकेली भी है कि सोफा फाड़ दिया, ऊपर चढ़ गई, कुछ कर दिया। उनको शुरू से मैंने वैसे ही रखा है, मतलब ठीक है बेटा ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये एक होता है ना पेरेंटिंग। अभी मैं प्रियंका को ये सिखा रही हूँ कि उसको, उसकी छोटी सी गुड़िया है तो वो मम्मी अगर उसकी मना करती है प्रियंका किसी चीज को, तो वो पहले ही देख के अपनी मम्मी को कहने लगती है नो 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 नो। मतलब उसको ये समझ में आ गया कि मेरी माँ हर चीज को ना ही कहती है। तो मैंने उसको यही टिप दिया था, मैंने कहा भाई उसको अगर तू 10 में से 6 कामों के लिए मना करे ना, 4 काम के लिए ये भी बोल कि हाँ बाबू ये करते हैं, बाबू ये कर सकते हो, इतनी छोटी भी समझेगी कि ये कुछ चीजों को हाँ कहती है, कुछ चीजों को ना। फिर वो बच्चा धीरे धीरे समझता है कि अच्छा ये सही वे है करने का कामों को और ये गलत है। तो कुछ तो करेगा बच्चा है, लेकिन काफी हद तक वो समझ जाता है। तो आपको ये प्रैक्टिस ना डेली में घर में भी करनी पड़ेगी। वो जब भी घर में भी जब ऊट पटांग हरकतें कर रहा है तभी भी उसको रोको। ये नहीं कि घर में है चल कोई बात नहीं, या अपनी चीज थी तोड़ दी कोई बात नहीं, नहीं। तो वो जब उसकी प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, फिर आप देखोगे कि बाहर जाके आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ रहा, वो अपने आप ही बढ़िया रहते हैं बच्चे। तो मेरे को घर में तो फिर भी इन्हें एक आध बार कहना पड़ जाता है कि क्या क्यों कैसे। बाहर शुरू से इतनी तारीफ होती है इन दोनों की कि तेरे बच्चे कितने डिसिप्लिन्ड है। इवन कोई और भी अगर करता है ना ऊटपटांग हरकत बच्चा, कि कहीं कुर्सी पे पैर चढ़ा के बैठ गया कुछ कर, ये छोटी छोटी सी थी ना, जब भी कहती थी अपनी ताई जी से कि ताई जी ये कितना शैतान है, ये तो सोफे पे चढ़ गया, यूं करके बोलती थी। तो वो कहती थी भाभी मुझसे कि सुनीता तेरी लड़कियां कितनी समझदार हैं। तो ये चीज आपको शुरू से बच्चे को घर में भी कहते रहो उसे। अभी भी देर नहीं हुई, उसको घर में भी बोलते रहो कि हाँ बेटा ऐसे नहीं ऐसे, कुछ चीजें अच्छी भी बोलो उसकी कि ये नहीं ये कर लो, भागना है ना यहाँ नहीं वहां भाग लो, कूदना है ना ऐसे मत कूदो, रस्सी कूद लो, इस तरीके से उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर लो, दबाओ मत। तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड 8 साल से आउट ऑफ इंडिया हैं, मैं अपनी दोनों बेटियों को अकेले संभालती हूँ, घर की और बाहर के काम खुद करती हूँ। बड़ी बेटी 12 साल की है, मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ कि आप इंडिया वापस आ जाओ, यहाँ पर जॉब देखो, पर हमेशा ही बोलते हैं देखूंगा जब मिलेगी तब तो आ पाऊंगा। बेटी बड़ी हो रही है, मेरी भी हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरी इस बात पर लड़ाई भी हो जाती है पर कोई फर्क नहीं।
आप जो कर सकती हो दैट्स कि आप कह सकती हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और आप कह रही हो, कहती रहो। नेक्स्ट, दी आज तीज का नहाए खाए है, मैं प्रार्थना करूंगी माँ पार्वती से आपको सदा सुहागन रखे। धन्यवाद बहन। नेक्स्ट, दी जो इसके मतलब इन्होंने क्वेश्चन भेजा है, दी जो पति कभी किसी बात का सोल्यूशन ना दे, बहाने बना दे, ऑफिस टेंशन एटसेट्रा, बोलो कि तुमको मेरा तुमको मरा तुम समझो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे सारे लोग अच्छे कहते हैं, जैसे मैं प्लास्टिक में करके गार्बेज गेट के साइड में रखी, क्योंकि मुझे नहाने जाना था तो गार्बेज वाला लेकर चला जाएगा, इतने में मेरे पति देख लिए कि यहाँ रखी को गंदगी फैलाती है। और भी बहुत कुछ, पड़ोसी क्या सोचेगा, इमेज बनाने में टाइम लगता है, खराब करने में टाइम नहीं लगता, जो करता है गलत करने दो। और भी बहुत कुछ, बात पेरेंट्स की और रिश्तेदारों की हो या पड़ोसी का, कभी भी सपोर्ट नहीं करते, मुझे बोलते हैं तुम इतनी बदमाश हो, किसी से रिश्ता अच्छा नहीं रहता। बाकी पति पत्नी मिलकर बोलती हैं, ये बात बंद करती है अभी तो एक साथ, लेकिन मेरा औसा नहीं करता है, इसलिए शायद सारे लोग हल्के में लेते हैं, मैं क्या करूं। मेरा ऐसा नहीं करता, मतलब ये होगा कि बाकी के पति उनकी पत्नियों का सपोर्ट करते हैं, आपका पति ऐसा नहीं करता, इसलिए आपको हल्के में लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने पति पे ही अपनी इमेज ठीक करनी है। जो ये कह रहे हैं कि भाई तुम इतनी बदमाश हो कि तुम्हारा किसी से रिश्ता नहीं चलता, तो पूछो तो सही किसके साथ क्या बदमाशी कर दी, लूटपाट कर ली, किसी को उचका दिया, गला पकड़ के क्या कर दिया। अगर अपने सही बात को सही कहना, दूसरे की गलत बात को नहीं मानना बदमाशी है, तो मेरे हिसाब से तो हर लड़की को और लड़के को भी बदमाश होना ही चाहिए। सीधे सच्चे का मतलब ये थोड़ी है कि कोई हमारी बिल्कुल बैंड बजा के चला जाए और हम बैठे हैं, तो ऐसे सीधे होने से कोई फायदा नहीं, फिर तो हम बदमाश ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी कि भैया अगर सामान बाहर रखने में, कूड़ा वो रखने में इतनी प्रॉब्लम थी कि गाड़ी लेके चली जाएगी और वो इतना सुना रहे थे, आपको ये सिर्फ कहना चाहिए था कि मैं नहाने जा रही थी, उस टाइम पे कूड़ा आप या तो फेंक दिया करो। और अगर ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है तो फिर आप अलग ही रहो, कोई कहेगा तो मुझे कहेगा, आपको नहीं कहेगा। सिंपल है ना। या तो आदमी सपोर्ट करे, और नहीं सपोर्ट करता मत करे, हम कर लेंगे, लेकिन फिर लकड़ी ना ले। ये इन लॉज के साथ होता है, यही अगर और कोई बुढ़े भी हमारे सिर पे बैठे हैं ना, स्कूल में, ऑफिस में, पड़ोस में, या तो भाई तुम सपोर्ट करो, काम बढ़ा रहे हो, कुछ अच्छी बात बता दो जो हमें नहीं पता, तो बढ़िया लगते हैं कि चलो भाई हमसे गलती हो जाती है, लोग बता रहे हैं। और अगर तुम्हें यही है कि केवल मीन निकालना है तो जस्ट साइड बैठ जाओ, फिर अगर हमें ही करना है तो फिर हमें करने दो, फिर टी टी ना करो बीच में। तो सेम चीज हस्बैंड पे भी अप्लाई होती है मेरे अकॉर्डिंग। या तो हेल्प करो, और अगर नहीं करनी, कूड़ा कहाँ फेंका जाएगा, कब फेंका जाएगा, कौन डालेगा, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम हो ही नहीं पिक्चर में, तो फिर क्यों हो, बोल ही क्यों रहे हो। मैं देख लूंगी, फिर पड़ोसी बुरा कहेंगे, मुझे कहेंगे, मैं कहूंगी कि भाई कूड़े वूड़े की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे पति तो देखते नहीं। तो बात ही खत्म हो गई ना, कि तो कोई सीधे बोलो कि कोई कहेगा तो मुझे कहेगा ना, बदमाश या सब साध्वी या जो भी कहेगा वो मुझे कहेगा, आप तो हो ही नहीं ना पिक्चर में, आप एंजॉय करो अपनी लाइफ। नेक्स्ट, दीदी कई बार फैमिली वाले अलाउड करते ही अपनी पसंद की ड्रेस पहनने के लिए कुछ पहने, पतियों को ही ज्यादा चुल मची होती है, मेरी वाइफ सती सावित्री बनी रहे। वो हो गया, देखो ऐसा नहीं है कि क्या पहने क्या नहीं पहने, बात ये होती है अगर आप किसी कपड़े में, एक वर्ड होता है, देखो मैंने अपनी जब भतीजी को मैं समझा रही थी ना, कई बार ये चीजें मेरे दिमाग में आती थी, लेकिन एक सही वर्ड नहीं मिल रहा था, कैसे तैयार होना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है, जो पहनना है पहनो, बट ये लड़कियों से लेके बड़ी उम्र की औरतों तक, आप कहीं से भी किसी को सेक्सुअली अट्रैक्ट ना कर रहे हो तो आपका पहनावा बिल्कुल ठीक है। आप मेरे इस स्टेटमेंट को आप कहीं भी फिट करके देखना, किसी भी कपड़े पे ये जाएगा। तो अभी मैं श्योर हूँ। अभी कोई कहता है ना कैसे, हाउ टू ड्रेस अप, एक लाइन में बोलो कि भैया आपको जो पहनना है पहनो, वेस्टर्न इंडियन, लेकिन आप ये मेक श्योर कर लो शीशे में देख के एक बार कि आप किसी को सेक्सुअली अट्रैक्ट ना कर रहे हो। पहनने को हमने पहन रखी साड़ी, हमारी पूरी कमर उघड़ी पड़ी है, हमारी क्लीवेज दिख रही है, हमारा पूरा 6 से 8 इंच का पेट कमर सब दिख रहा है, हम कह रहे हैं हम तो साड़ी बांधे हुए। दूसरी तरफ हमने जीन्स पहनी हुई है, नॉर्मल फिटिंग की जीन्स है, सुंदर सा टॉप पहना हुआ है, हाथ ऊपर करके हमारी थोड़ी सी कमर भी दिख गई,
एक्सरसाइज के लिए आप देख लो, मेन मेरी जो जिम वाली वीडियो है पर डिसेंट लग रही है, एक भी हेट कमेंट नहीं, या कोई ये कह रहा हो, इवन मेरे हस्बैंड या कोई भी, कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहन रहे। बात ये होती है कि आप जो भी पहन रहे हो एक बार तरीके से देख लो कि आपके शरीर के जो हिस्से हैं वो इस तरीके से तो नहीं दिख रहे कि आपको देख के किसी के मन में गलत विचार आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ भी पहन रहे हो, आप सूट पहनो, आप साड़ी पहनो, आप जीन्स टॉप पहनो, आप ड्रेसेस पहनो, बस एक ये क्राइटेरिया अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। और जब आप इस तरीके से तैयार होते हो तो आई एम श्योर कि कोई भी इस पे उंगली नहीं उठाएगा। धीरे धीरे मना करने वालों की भी सोच बदल जाती है कि लग तो डिसेंट रही है ना। बस नेक्स्ट दी आपकी बताई 10 मिनट स्ट्रेचिंग करके मैं तो जवान हो गई। अरे वाह, बढ़िया, मुबारक हो बहन। मेरी प्रिंसिपल से बात हुई, उन्होंने कहा आप में बेसिक एटिकेट नहीं है, आपका स्टाफ के लिए बिहेवियर सही नहीं है, आप सबसे तू करके बात करती हैं, जो अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज तक किसी भी स्टाफ या बच्चे से तू कह के बात नहीं की। एंड आपको क्लास से नॉइस आता है। मैंने बोला कि किस स्टाफ तू करके बात की, तो उस पर बोला मैं आर्गूमेंट्स करते हो आप, और नेक्स्ट कैंडिडेट को अपॉइंट कर चुकी हूँ, इसलिए आपको नहीं रख सकती। आई सेड इट्स ओके मैम। क्या मैंने सही किया या मुझे उसके आगे गिड़गिड़ाना चाहिए था जॉब के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोरा झूठ है, आप एग्जैक्टली बोलते ही नहीं इस तरीके से और वो बोल रही है, तो सिंपल हुआ है, उसको निकालना है। मे बी जो नया अपॉइंटमेंट वो कर रही है उसके कहीं और सोर्स हो इस तरीके की कि वो उसको करना चाह रही है। अगर आप ठीक हो, आपकी क्लास मैनेज रहती है, इट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग ना कि हमारी क्लास में से शोर ना जाए बाहर, मैनेज होनी चाहिए। गुड टीचर का एक क्वालिटी है ये। और दूसरी चीज कि भैया नहीं चलता टीचिंग में अगर आप तू करके हर एक से नहीं बोल सकते। आपकी किसी एक टीचर से, दो टीचर से उस लेवल की बॉन्डिंग होगी, आप कर सकते हो, लेकिन जब बच्चों के सामने होगी ना, आपको वहां उन्हें भी आप ही कह के बोलना पड़ेगा। तो ये अगर नहीं है आपके प्रैक्टिस में तो इसे ले आओ, यहाँ नहीं, लेकिन आगे आपके काम आएगा। तो बेटर के लिए अपने इसको यूज करो एंड पॉजिटिव नोट के साथ आप दूसरी जगह जाओ। क्योंकि मान लो आप ये सब नहीं भी करते, फिर भी अगला अगर सामने से कर रहा है तो गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है दी, मैं आपका चैनल तब से देख रही हूँ जब आपने 100 सब्सक्राइब भी नहीं थे। आपको याद है आपकी फ्रेंड थी जो जॉब करती थी, अपने छोटे से बेबी को छोड़ के अपना उसने चैनल प्रमोशन किया था। आपको इतना सक्सेसफुल होते देख बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सभी की बहुत दुआ लगेगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, इतने लंबे टाइम तक मुझे देखने के लिए। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, कुकिंग करते हुए आपकी वीडियो देखती हूँ। मेरे शादी को 21 साल हो गए। जेठ जेठानी ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी या कब्जा ली, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते रहे हैं। मेरा एक बेटा है, उन्होंने अपनी बेटी से राखी बंधवाना भी बंद कर दिया। 2019 से मैंने प्राइवेट जॉब शुरू की, अब मैंने उनसे कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन हस्बैंड को मौका लगते ही भड़का देते हैं। उनकी बेटी की शादी है, क्या मुझे जाना चाहिए? मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। मन करना न करना अलग बात है, लेकिन परिवार है और अब आपका लिंक टूटा हुआ है लेकिन हस्बैंड का लिंक है, तो जब इनविटेशन आएगा तो आपको जाना पड़ेगा भी और जाना चाहिए भी। लेकिन रहना अपना सही है, तो वैसे ही जैसे जितना आपका मन कर रहा है ना रहना उतना सही है, पर फिजिकली वहां पहुंचना जरूर। टेक्निकली सही होना चाहिए आपको। सारा खेल ही टेक्निकली सही होने का है। जितने नाते रिश्ते समाज चल रहा है ना, अब मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि भाई इट्स ऑल अबाउट बीइंग टेक्निकली राइट, और कुछ नहीं है। हेलो दी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। स्कूल घर से काफी दूर है, आने जाने और स्कूल मिलाकर 10 घंटे बीत जाते हैं। घर आते आते बहुत थक जाती हूँ, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। मेरे 4 साल के बच्चे हैं, सही से केयर नहीं कर पाती हूँ। क्या करूँ, कैसे घर परिवार और जॉब को मैनेज करूँ? मुझे देख लिया करो, मुझे सोच लिया करो। अभी बताऊँ यहाँ पे बैठी हूँ ट्रेनिंग में से आई हूँ, शाम को आई हूँ। ठीक है, प्लान था कुछ और पहनूंगी, लेकिन इसको मैं एज अ मैक्सी पहनती हूँ बना के चेंज किया। वहां से आई थी, थोड़ा सिर में भारीपन लग रहा था, लेकिन मैंने पानी पिया, चाय पी बना के, एंड देन सिर में इतनी तेज दर्द हुआ है, और इस टाइम प्रचंड तेज सिर में दर्द हो रहा है इस टाइम। तो लेकिन मेरा ये काम है कहीं ना कहीं हितधारक जो होता है ना, कि केवल उसमें मेरा फायदा नहीं है, उसमें जो देख रहे हैं उनका भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, मेरा भी जुड़ा हुआ है। तो ये केवल पैसों की बात नहीं है, केवल ये नहीं है कि भाई शौक, एक नोबल ड्यूटी भी है कि ठीक है भाई करना है। अभी पिछला जो मिस हुआ, मैं उसकी कहानी आपको बता देती हूँ। इंस्टाग्राम में कुछ ग्लिच आ गई थी,
ठीक है, और उस पे जा रही थी मेरी रील्स जो मुझे करनी ही करनी थी पोस्ट। और कुछ इस तरीके का सिस्टम था कि अगर वो इन 3 दिनों में ठीक नहीं हो रहा था, लास्ट में मेरी पूरे महीने की मेहनत शायद दांव पे लगने वाली थी। आई वॉज इतनी अपसेट में थी कि मतलब लिटरली 1-2 बार मेरे आंसू निकल आए कि यार ये क्या हो गया। पूरे महीने मैंने बहुत मेहनत करी है एंड अब क्या करूंगी मैं अगर ये हो गया। फिर लेकिन 4-6 घंटे बाद ये हो गया उसी दिन, क्योंकि वीडियो ये गई थी कि जब परेशानी आपके हाथ से ऊपर, जो मैं कर सकती थी मैंने कर लिया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ वो ठीक। तो फिर मेरे को वही, मैंने कहा आज ही वीडियो यही गई है कि जब अपने से ऊपर बात चली जाए तो भगवान पे छोड़ दो। मैंने उसी टाइम जब हो गया था ना तभी छोड़ दिया था, लेकिन वो फिर नहीं ठीक हुआ। रात निकल गई, अगली सुबह आ गई, दोपहर हो गई, वो नहीं ठीक हुआ। देन अगली रात आ गई। अभी दोपहर से फिर मैं, ये था कि आउट था माइंड, नहीं काम कर रहा था कुछ भी क्रिएटिव करने का। इवन इतना सिर में दर्द और मतलब मूड खराब, और जो मैं रोई थी ना वो थोड़ा सा अपसेट इतनी ज्यादा हो गई थी, तो मैं इस कंडीशन में अपने आप को नहीं पकड़ पाई कि मैं बैठूं आओ बहन का वीडियो शूट करूं, कि मैं अपने आप में इतनी उलझी हुई हूं, दूसरे को क्या सुलझाऊंगी, है ना। लेकिन इस बात पे भी मेरे हस्बैंड, मैं ऑफिस में इसमें किचन में काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड से मैं बोल रही थी कि मुझे इतना पता है कि अगर मैं अभी लाइट ऑन करके और बैठ गई मैं कैमरे के आगे, कर मैं अभी भी लूंगी। तो उन्होंने कहा कि क्या, पता है उन्होंने क्या बोला कि जब, हाँ, जब एक कहानी उन्होंने मेरे को सुनानी शुरू करी कि वो एक बच्चा सिंहासन बत्तीसी के कहानी थी ना, कि राजा का सिंहासन मिट्टी के नीचे दबा हुआ था और जैसे ही वो उस पर बैठता था तो वो राजा की तरह फैसले लेना और ये सब करना शुरू करने लगता था, उसके अंदर एनर्जी चेंज हो जाती थी। ठीक है, तो वो तुम्हारे अंदर होता है जब तुम बैठती हो आओ बहन का वीडियो शूट करने। तो जब इस कहानी का आपको क्यों सुना रही हूँ, अब आप कह रहे हो ना कि मैं वहां से आके थक जाती हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, वो 4 साल के शायद, है ना, 4 बच्चे नहीं 4 साल के बच्चे हैं। तो जब आप वहां से आती हो ना, आपकी जो थकान है वो फिजिकल लेवल पे है, लेकिन अगर आप मेंटली वहां से ये आ रही हो कि अब मैं इतने घंटे लगा के आई हूँ, 24 में से 10 घंटे मेरे खत्म हो गए, बाकी के 14 घंटे अगर मैंने खुद को पुश नहीं किया, 1 दिन 2 दिन थकान रोज की है, जॉब पूरी जिंदगी की है ऑलमोस्ट, तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगी। ये टाइम मेरे बच्चों का है। वरना क्या हो रहा है आप खुद ध्यान से देखो, लिव लाइफ इजी चैनल, इट्स ऑल अबाउट दिस, कि हमने जॉब कर ली, ठीक है, हम क्यों कर रहे थे जॉब, के पैसे आएंगे, हमारी लाइफ अच्छी होगी। लेकिन अगर हम उस जॉब से आके फिर उसी की थकान में ही घिरे रहे, तो उस पैसे को यूज करने के लिए, उस जीवन को जीने के लिए तो हमारे पास है ही नहीं एनर्जी। टाइम तो बाद की बात है, हमारी एनर्जी ही नहीं बची, तो उन 14 घंटों को भी हम ढंग से यूज नहीं कर पा रहे, है ना। देखो शरीर थकता है, लेकिन अगर आपका मन, आपका सोचने का तरीका अलग है ना, आपका मन नहीं थकेगा। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब वहां से वापस आती हो, उस रास्ते के टाइम को ब्रेक के तौर पे यूज किया करो, स्कूल का वहीं पर छोड़ो सारा, घर जाके अपने बच्चों के लिए क्या करना है, क्या बनाना है, क्या खेल खेलना है, ये चीजें थोड़ी सी दिमाग में लाओ। और घर आके चाहे उनकी कितनी भी फालतू की चटर पटर बातें हो, उसे सुनो 10-15 मिनट, है ना। और उसके बाद फिर सोचो कि भाई हल्के से हल्का क्या कर सकती हूँ। लेकिन देखो घर के काम, कुकिंग, इन सब में हल्कापन, ये जो मेरी कुकिंग सिंपल सी है ना, इसका लॉजिक ही इतना है। बनाने को अब मैं लगी रहूं वहां पे, डिजाइनर खाना बनाना, ये वो सब कुछ है, लेकिन अगर मैं उस टाइम पे जब मेरे बच्चे इस एज में थे, मैं बच्चों के साथ टाइम बिल्कुल ना बिताऊं, खाने में लगी रहूं, वो मुझे नहीं लगा ठीक। तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, ये गिल्ट खत्म हो जाएगी। मत खिलाओ उन्हें 4 तरीके की सब्जी, 2 तरीके की खिला लो, लेकिन ये टाइम वो याद रखेंगे, वो ये नहीं याद रखेंगे कि हमारी माँ ने हमें हमेशा थाली में सजा के खाना दिया। वो लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि हमारी माँ के पास तो, हमारे पास बैठने के लिए टाइम ही नहीं था, हम तो पता ही नहीं, हमें याद ही नहीं। अभी छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाए 10-1 साल के, फिर उनके पास अपने काम होंगे करने के लिए, आपके पास अपने। तो ये एक काम कर लोगे ना, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लोगे, स्पेशल बच्चों के लिए आप क्या करने वाले हो, बाकी कामों को थोड़ा सा लेस प्रायोरिटी पे रखो, तो आपका ये गिल्ट खत्म हो जाएगा एंड यू विल फील हैप्पी। नेक्स्ट,
मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था, मेरे हस्बैंड मुझे दूसरी शादी की धमकी देते हैं बार बार, क्या मुझे अपने फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? कॉलेज कंप्लीट में सिलाई करती हूँ, ठीक ठीक पैसे कमा लेती हूँ, 3 साल का बेटा है, शादी को 5 साल हो गए। अभी वैसे तो ठीक रहते हैं, पर जब लड़ाई होती है तो बोलते हैं जब तक मैं बाबा हूँ तुम इस घर में, तब तक का मुझे अपना फ्यूचर खुद सोचना चाहिए। आपका नाम क्या है? नाजमीन। भैया आप क्या है, मल्टीपल मैरिज का तो कर भी सकते हैं, तो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको सोच लेनी चाहिए। नेक्स्ट, दीदी मेरा शादी को 3 साल हुए हैं, अभी 20 साल के हुए और एक बेबी हुए हैं, पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ, मेरा पति मेरा सपोर्ट नहीं करते और पढ़ाई करती हूँ तो मेरे और मेरी माँ को गालियां देते हैं, मेरे सामने मेरी सास कुछ नहीं बोलती, मेरे मायके वालों को फोन लगाकर मेरे बारे में बुरा बोलती है, मैं क्या करूँ? मेरे पापा की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, फिर भी वो मेरे और मेरे बच्चे के लिए बहुत करते हैं। मेरी सिस्टर की शादी है नवंबर में, उसके भी मैं पापा पैसे जोड़ते हैं, पापा को HIV हुआ है, मैं भी अपने मायके में हूँ, फोन रिचार्ज भी नहीं कर पाती। अगर पापा फोन रिचार्ज करवा दें तो 10 बार फोन करके बोलते हैं मेरे बच्चे को दिखाओ, सी सेक्शन डिलीवरी हुआ, इसके भी पैसे नहीं दे रहे हैं। गलीच लोगों से शादी हुई है आपकी, है ना? एक तो अपने पापा पे जब पहले ही उनके ऊपर इतना प्रेशर है, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि जैसे भी रहना अपने ससुराल में जाके रहो उन्हीं लोगों के साथ, उन पे अननेसेसरी प्रेशर और मत डालो। और दूसरी चीज वही है कि भैया अब जो एक बेबी हो गया, दोबारा और दूसरे बच्चे का तो गलती से भी सोचना मत, अपने ससुराल में ही जाके रहो, वहीं पे उन्हीं के खर्चे से अपना काम चलाओ, अपने पैरों पर खड़े होने की भी कोशिश करो, अपने पिताजी पे ज्यादा प्रेशर मत डालो। आपकी जिम्मेदारी उन्होंने एक तरीके से पूरी कर दी, अब उनकी बहन को, मतलब आपकी बहन की बारी है ना? अब इनका तो वही है भाई, सुनने में तो बेकार ही इंसान लग रहे हैं, लेकिन शादी हो गई, देखो वहीं रह के कहना ठोक पीट के सही करो उन्हें। हेलो दी, मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में है, उसे ना तो रीड करना आता है ना लाइन में लिखना आता है, क्या करूं? मैं स्कूल ट्यूशन में भी नहीं पढ़ाई करती, बहुत टेंशन है, क्या करूं? प्लीज रिप्लाई। होते हैं भाई कुछ बच्चे स्लो लर्नर, सब कोई एक सा नहीं होता, लेकिन एक टीचर, एक ट्यूशन टीचर हार मान सकती है, एक माँ कैसे हार मानेगी? तो लगे रहो, वहां नहीं कर रही आप लगे रहो, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी भी नहीं सीखेगी। और अगर कई बच्चों का होता है राइटिंग उनकी बड़ेपन तक नहीं सुधरती, लेकिन वैसे चीजों को बहुत जल्दी समझते हैं, तो हर बच्चा अलग होता है, टैगलाइन इज दैट। तो सबको एक लकड़ी मत हाँको, आपका बच्चा नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सेप्ट करो, अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो वो देखो, उसको खुद लेके बैठो, लाइन के लिए आप लाइनें खींच के दे सकते हो, लाइन में किसके नीचे लिख, है ना? आप शब्दों के डंडे खींच के दे दो। रीडिंग का है, बड़ी रीडिंग नहीं कर पा रही, उसको दोबारा छोटे से हिज्जे करके 2 अक्षर वाले, नहीं सीख रही 3 दिन में, नहीं सीख रही 5 दिन में, 1 हफ्ता ले, 2 अक्षर के ही शब्द कर, उन्हें ही लिख, उन्हें ही पढ़, उन्हें ही सुना, फिर 3 पे ले आओ, 3 को स्किप कर दो, मैं बताऊं, 2 के बाद सीधे 4 वाला लाओ, बच्चा बीच में 3 में कंफ्यूज हो जाता है। मैं इतने सालों से पहली क्लास को पढ़ना सिखा रही हूँ, एक से एक लो IQ वाला बच्चा, आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में कैसा बच्चा होता है ज्यादातर, जिनके घरों पे कोई वो नहीं है ध्यान, है ना? और उस बच्चे को भी इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसे बच्चों को पढ़ना सिखा देती हूँ मैं। मेरी क्लास में प्राउडली से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, पहली क्लास के भी अभी 3 महीने हुए हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, या जो पहली क्लास खत्म होते होते किताब नहीं पढ़ना सीख जाता। और जबकि हमारे यहाँ एडमिशन ही पहली से होते हैं, हम अक्षर ही उन्हें वहीं से सिखाते हैं, SNR से शुरू होता है ना? तो अनार जिसको हम बनाना सिखा रहे हैं, साल के एंड में वो किताब पढ़ता है, तो एक सिस्टम है, इतना प्रेशर मत करो। अगर नहीं आ रहा उसको पढ़ना, तो उसको ये नहीं कि पढ़ पढ़ पढ़, नहीं, उसको दोबारा शुरू से बिना मात्रा वाले शब्द, फिर मात्रा वाले, एक एक करके आप सिखाओ। नहीं तो ट्यूशन वाले से बोलो कि पहले उसको पढ़ना ही सिखा भाई, तू हिंदी का और मतलब स्कूल का काम वाम छोड़, जब उसको पढ़ना आएगा तभी वो आगे बढ़ेगी। बाकी सीधा लिखने का सीधा हिसाब वही है, आप लाइनें खींच के दो, से कुछ दिन सीधा लिखने लगेगी। नेक्स्ट, मैम ससुराल में अपना हक कैसे दिखाएं? मुझे तो अपने रूम के सिवा किसी चीज पे कोई हक ही नहीं लगता। नहीं लगता, आप अपना रूम ही संभालो, एक्चुअली कुछ होता भी नहीं, और वो रूम भी जो आप सोच रहे हो ना वो भी आपका नहीं है, बात तो असली ये है। तो ससुराल में हक आप दिखाओगे क्या जब है ही नहीं? तो किसी का भी नहीं होता, काम करने के लिए पूरा घर हमारा, अगर कह दो कि हमारा ये है तो वो कुछ नहीं तुम्हारा, यही है। हेलो जी, क्या आप थोड़ा यूट्यूब के बारे में डिटेल में बता सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंट रहें? देखो,
कैसे कंसिस्टेंट रहे वाला यूट्यूब के लिए नहीं, हर चीज में होता है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो डाइटिंग हो, चाहे वो कम खर्च करना हो, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो। कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट योर विल पावर, है ना। और इसकी ट्रिक वही है कि भैया जब करेंगे परफेक्ट करेंगे, इसके बजाय थोड़ा कर लो। आधे घंटे की वीडियो नहीं बन रही, 5 मिनट की बना दो। 5 मिनट की नहीं बन रही, 1 मिनट का शॉर्ट बना दो। लेकिन जस्ट अपने लिए टारगेट सेट करो कि आज बनानी है। आज एडिटिंग प्रो लेवल की नहीं हो रही, सिंपल वाली डाल देंगे, लेकिन करेंगे। आपके सामने मैं अभी उदाहरण बैठी तो हूँ, अभी बता तो रही थी पीछे, अगर आप पूरा पीछे सुनते आ रहे हो तो। तेज सिर में दर्द था, कुछ और पहनने का प्लान था, लेकिन जस्ट आई गॉट दिस एंड चलो मिस हो जाएगा, इससे बढ़िया शूट करते हैं। तो ऐसे रहते हैं। योगा वाली क्लासेस में भी तो यही कह रहा है, नहीं है पौन घंटा 5 मिनट के लिए ज्वाइन करो, लेकिन कर लो, मिस नहीं करो। तो बात वही है, कंसिस्टेंसी इसी से बनेगी कि भाई मिस नहीं करना, लगातार 2 दिन मिस नहीं करना। अभी एक बुक मंगाई थी ना मैंने, हाउ टू मेक हैबिट, उसमें भी यही था। अगर एक चीज मिस भी हो गई ना, लगातार मतलब लगातार 2 बार ना हो मिस, तो बन जाती है कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं पंजाब में रहती हूँ, बिहार की हूँ। हम लोग हाई एजुकेटेड डिसिप्लिन फैमिली से हैं। हम लोग सबसे कितने ही अच्छे से, सबसे प्यार से व्यवहार बना के रखे। लोग यहाँ पर भैया का टैग लगा ही देते हैं, हमें लो फील करवाते हैं, जबकि हम उनसे हर चीज में बेस्ट होते हैं। तो कुछ नहीं कर सकते आप, दूसरी जगह ही रहेगी। आप कितने लोगों को चेंज कर लेंगे। बाकी भैया का टैग कोई लगाए लगाए, जब किसी कोई काम ऐसा फंसेगा जो उनसे नहीं हो रहा, आप कर दोगे तो लगे रहने दो टैग। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है अगर हम पे कोई चीज का टैग लग रहा है ना, हमें उसको प्राउडली कैरी करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर, मैं आपको ये भी एग्जांपल देती हूँ कि जब बेसिक के टीचरों की बात होती है तो यही होता है कि भैया ये तो काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आपने देखा होगा निगेटिव कमेंट्स भरे पड़े रहते हैं, लेकिन मैं इसको एज प्राउड कैरी करती हूँ इस टाइटल को। और जब कोई काम होता है ना इस तरीके का, कोई अनर्गल ड्यूटी लग गई, कुछ हो गया, यार ये कैसे होगा जब सब करते हैं, तो मैं हमेशा मोटिवेट यही करती हूँ कि अरे भैया बेसिक के मास्टर हैं हम, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। ऐसा कोई काम है जो बेसिक का टीचर ना कर पाए। तो टैग है, ठीक है, लगने दो भैया का। अपने, वो आपकी आइडेंटिटी है यहाँ पर, उसको प्राउडली कैरी करना शुरू कर दो, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक अभी 11th में है, बड़ा बेटा हेल्परी का काम करता है, उसे 12th में जैसे तैसे करवाई। वो मेरी बात शुरू से नहीं मानता। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे छोड़कर चली गई, माँ पिताजी ने कभी परवाह नहीं की, यहाँ वहाँ पलकर जीवन बिताया, बिल्कुल अनपढ़ आवारा से मेरी शादी कर दी। मेरे पास कभी भी अपना घर नहीं था, थोड़ी बहुत सिलाई करती हूँ, मेंटल हेल्थ बेकार है। मेरे पिताजी जरा भी खुश या सुखी नहीं देख सकते हैं, लोगों को भड़काते रहते हैं, टॉक्सिक पीपल ही मिले हमेशा, क्या करूं, कहाँ जाकर मर जाऊं, अब जिया नहीं जाता। मरने से अच्छा है ये सोच लो कि हम मर गए औरों के लिए। असलियत में मरने से अच्छा है ये सोच लो कि हम मर गए। तो उस दिन से आप क्या करते हो, अपने लिए जीना शुरू कर देते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि अब कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है ना। एंड दैट डे आपकी लाइफ रीस्टार्ट हो जाती है। आप जिधर भी जा रहे हो, कभी आपका पति, कभी आपका बेटा, कभी आपके फादर, वो आपके पैरों में बेड़ी सी महसूस दे रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊं, तो आप ये सोचो कि ठीक है मैं मर गई इनके लिए, फिर क्या। तब आप अपनी सिलाई कर रही हैं, आपके अपने पैसे होंगे, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। कोई बोले कि भाई अब तक तुमने जिंदगी झंड करके रखी थी मेरी, मेरे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में कि मैं मर जाऊं, तो मैं पूरी मर जाऊं, इससे अच्छा मैं तुम्हारे लिए ना मर जाऊं। अपने लिए जीना शुरू कर दोगे आप उसी दिन से, एंड देन सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, सब कुछ। नेक्स्ट, मैम, अगर कोई रेपुटेशन खराब करे बाहर और आप सबको एक्सप्लेन ना कर सको तो क्या करें? क्या अपने बारे में गॉसिप सुनते रहें या लोगों को जज करने दें? इट हर्ट्स टू मच। डिपेंड करता है किसने कहा है, क्या कहा है, कितने लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है, और आपका एक्सप्लेनेशन देने का स्कोप क्या है। सपोज करो, मान लो अगर हम सोशल मीडिया पे, हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं, कोई हमारे खिलाफ कोई वीडियो बनाए
या कुछ हो, है ना, और मुझे को लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं भी एक वीडियो बना के और उसका क्लैरिफिकेशन डाल दूंगी, तो कई लोगों पे वो भी पहुंच जाएगा। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं मैंने अपनी इमेज को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से जो साइड रखनी थी वो रख दी। लेकिन अगर मैं कहीं स्टाफ में मान लो मेरे है और वहां पे किसी ने मेरी इमेज खराब कर दी और वो एक से दूसरे दूसरे पे तीसरे करके सौ टीचर्स में कोई गलत बात फैल गई, अब मैं कहाँ तक किस किस को पकड़ूंगी, किस किस को ठीक करूंगी? जो मेरे क्लोज वन होंगे जिनके थ्रू मुझे पता लगेगी कि ऐसी बातें फैल भी रही हैं, मे भी मैं उन्हें क्लियर कर दूं, लेकिन मैं सबको क्लियर नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि बात क्या है और कितनी है। अगर लगे सिर से ऊपर पानी जा रहा है, डांट भी दो। अगर लगे किसी की इज्जत करते हो, उसका गलत सोचना आपको परेशान कर रहा है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये इस पे कोई एक रूल नहीं है कि जब आपकी इमेज पे कोई करे हर्ट तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन कि सिचुएशन कितनी इंटेंस है, कितना कहना चाहिए आपका मानहानि हुई है, उस आधार पे आपका रिएक्शन डिसाइड होता है। नेक्स्ट, हाउ टू बैलेंस बीइंग द गुड डॉटर एंड पर्सन, ऑल्सो हाउ टू स्टे डिस्टेंट फ्रॉम फैमिली वाइल लिविंग विद देम। बीइंग द गुड डॉटर, ये त्रिशा त्रिपाठी। अच्छा, आपका नाम मुझे याद हो गया। सिंपल है भाई, आपको मैंने कई बार समझाया और फिर मैं वही कहूंगी, ये आपका अपना परिवार है, कल को हो सकता है ससुराल में भी बहुत लड़कियां ऐसे स्ट्रगल कर रही हैं। एक ही घर में रहते हुए उनकी नेगेटिविटी से दूर रहना हमें सीखना होगा। उसका सबसे बेस्ट तरीका वही होता है कि हम अपनी ग्रोथ में, अपने कामों में इतने इम्पोर्टेंट उसको दें कि भाई इतना इम्पोर्टेंस उसको दें अपनी ग्रोथ को कि उसके आगे बाकी चीजें हमें छोटी लगें। जब हम अपने आप में लगे रहते हैं तो हमें दूसरा क्या कर रहा है, अगर बुरा भी कर रहा है ना, तो वो ख्याल आएगा एंड देन चला जाएगा, आप नहीं उलझोगे माँ। तो यही करो घर पे भी। Hi dear, please advise my MLN now want us to transfer my daughter legally who is 13 year of age now and living in India with my Jeth Jethani. My girl will lose her Australian citizenship if we do this, and MIL said that if it is in girl kismat to go abroad then they may find some boy from abroad and marry her. This is ridiculous as now she wants to risk my girl entire future for her son my Jeth sake. आपकी बेटी 13 साल की है, आप एक बार उससे बात करो। मुझे आपकी कहानी अच्छे से याद है, आप अपनी बेटी से भी तो एक बार बात कर लो। और ऐसा तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया का अगर वो छूट जाएगा सिटीजनशिप तो फ्यूचर ही कुछ नहीं होगा, इंडिया में फ्यूचर बन नहीं सकता। और यहाँ आपकी माँ सास जो कह रही है वो कहीं ना कहीं देखो एथिकली सोचें तो बात वही है कि आप किसी बच्चे का ना कर्म डिसाइड नहीं कर सकते, ना उसका भविष्य, वो अपना लेके आया है, अगर उसके नसीब में होगा वो हो जाएगा। लेकिन ऐसी जरूरत जो पड़ रही है वो इसीलिए पड़ रही है क्योंकि आप अपनी बेटी में अभी भी अटकी हुई हो। आपने उनको दे दिया लेकिन आप उस बच्ची को छोड़ नहीं पा रहे और अब उनको वो चीज दिख रही है इसलिए वो सिक्योरिटी रखना चाह रहे हैं, वरना ये चीज अब 13 साल बाद ना होती, शुरू में ही होती, है ना। तो आप कंफ्यूज हो, आपने दे दी लेकिन आपसे बेटी अपनी छूट नहीं रही, और जितना आप उससे अटैच होते जा रहे हो चीजें उतनी ही गड़बड़ होती जा रही है। अब जितना भी करोगे ना, पहले मेरे हिसाब से बस अब इसमें सबसे सॉर्टेड ये है कि भैया अपनी बेटी से बात करो, वो क्या चाहती है, और कसम खा के बात करना, जब वो जो भी कहेगी ना कि मम्मा मैं ये चाहती हूँ या चाची आपको कहती हूँ जो भी, उसको मान लेना बस। नेक्स्ट मैम, आज आई क्वेश्चन प्रीवियसली 4 BH के ससुर 1/3 दे रहे हैं जबकि हाफ लोन हमने दिया, यू टेल बाय अनदर प्रॉपर्टी, बट अभी ये पॉसिबल नहीं हमारे लिए, बट नाउ क्वेश्चन इज दिस, सास ससुर यहाँ भी रहते हैं ना देवरानी के पास भी, खर्चा सारा उसका उठाते हैं, घूमने भी उनके साथ जाते हैं, पर जब डॉक्टर के जाना हो को फालतू जगह तब मेरे अभी को बोलते हैं, वो भी कार से चलने को। नंबर 2, व्हीलर चला चाहे पास भी हो, इस बात पर हमारी लड़ाई हो जाती है, क्या करूं। 2 व्हीलर चाहे पास भी हो, अभी सब काम छोड़कर चल पड़ते हैं, वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ ये भी नहीं सोचते। आपके हस्बैंड को वो चीज गलत नहीं लग रही, आपको लग रही है, आप अपनी राय अपने पास संजो के रखिए
उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगी, लड़ाई होगी आपके और आपके पति के बीच में। दूसरी चीज, जो प्रॉपर्टी है अलग लेने की अभी गुंजाइश ना सही, मेरे कहते ही कहीं से आ नहीं जाएंगे गड़े हुए पैसे, बट अगर ये विचार हमारे दिमाग में आ जाता है ना कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है, तो चीजें उस हिसाब से फिर प्लान होनी शुरू हो जाती हैं। तो भैया लेनी तो आपको पड़ेगी, अब नहीं कुछ साल बाद जोड़ते रहो। और दूसरी चीज, घूमने जाते हैं उनके साथ, ये वो ठीक है, उन्हें लगता होगा, हमारा भी होता है कई बार। हमें घूमने के लिए कुछ लोग पसंद है कि जिनके साथ घूमना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमें कभी इंटेंस बातें करनी हो तो आप उन लोगों से बातें नहीं कर सकते। आपको लगता है कि नहीं इसके लिए वो बंदा ठीक है। मार्केट जाना हो तो नहीं ये लोग ठीक नहीं है, दो ठीक नहीं है ये वाले भी, अब हमें तीसरा कोई पसंद है कि भाई शॉपिंग उसके साथ बढ़िया होती है ना। कोई स्पिरिचुअल बात करनी है, हमें लग रहा है वो उसके साथ अच्छा होता है। तो ये होता है, सबके साथ होता है। अब आप सोच के देखो ना कि सब काम आपके पति से नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ काम कह रहे हैं और आपके पति सहर्ष कर रहे हैं, तो आपको इस पिक्चर से बाहर रहना चाहिए। लेकिन पति का थोड़ा सपोर्ट करते हुए करती रहोगी तो वो थोड़ा सुन भी लेंगे। अगर लड़ती रहोगी इसी बात पे तो वो ना रुकने वाले तो वो है नहीं, आपका क्लैश हो जाएगा। और जब पति पत्नी में सेटिंग सही नहीं बैठेगी ना, प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, ये तय है। नेक्स्ट, हेलो दी, जब पति की बात का पता हो गया उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो क्या करें, कैसे दूर रहें, मेरे दो बच्चे हैं, दूर करें, दो बच्चे हैं, मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई है, दीदी बता दो कैसे करें। भैया दीदी तो ऐसे पति के साथ रहती ना, दो बच्चे हैं चाहे चार बच्चे हैं, दीदी कमाती ना कमाती, जो मेरे रहते रहते कहीं और मुंह मार के आएगा मेरी लाइफ में, उसकी जगह तो है नहीं, फिर तो वही मुंह मार जाके, फिर चाहे उसे निकलना पड़े घर से या मुझे। मैं नहीं रहूंगी ऐसे इंसान के साथ अगर दीदी की बात इतनी वो है। उससे छुड़वाना इतना आसान है। और मान लो, मैं तो कहूँ चलो आसान मुश्किल छोड़ो, मान लो छोड़ भी दिया, जो मेरे रहते रहते किसी और के साथ अफेयर कर रहा है, मेरे किसी मतलब का नहीं है वो आदमी। सिंपल सी बात है, उसके रहते रहते अगर मैं किसी और के साथ चला लूं चक्कर, वो मानेगा मुझे अपनी पत्नी वापस, करेगा उतना प्यार? तो पत्नी क्यों वो कर रही है कि कहीं चक्कर चला दिया, मुंह मार दिया, उसके बाद वापस आ जाए? क्यों? क्योंकि हमें उसके पैसे चाहिए, घर चाहिए, बच्चों के लिए। अरे जिनके बाप मर जाते हैं उनके बच्चे नहीं पलते क्या? लेकिन भाई ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए, जो कर रही हैं पता नहीं कैसे कर रही हैं, बट मैं नहीं हजम कर सकती ये बात। स्कूल टीचर हूँ, 6 बजे निकलना होता है, मैं भी आपकी तरह सारे काम निपटा के जाना चाहती हूँ, बट मेरी स्पीड कम है, मोटिवेशन लेवल भी कम है, खुद को कैसे इम्प्रूव करूँ? स्पीड को जबरदस्ती ना बढ़ाएं, और जरूरी नहीं है कि जितने काम मैं कर रही हूँ आप भी करके ही जाओ, लेकिन जितना आप अपने बेस्ट कर सकती हो, 5 की जगह 3 काम हो रहे हैं, 3 करके जाओ, 3 के 2 मत करो। जस्ट बी योर बेस्ट वर्जन, किसी और के जैसा बनने की जरूरत नहीं, चाहे वो किसी और मैं ही क्यों ना हो। एक आइडिया मिल जाता है बस कि हाँ भाई चलो कर तो सकते हैं, या ये वाला तरीका ट्राई करके देखते हैं। हो गया आपके यहाँ अप्लाई, बढ़िया। नहीं हुआ तो भी, अगर पहले 5 के एक ही काम होके आप थक जा रही थी, आई एम श्योर कि व्लॉग देखोगे, मुझे देखते रहोगे, तो 1 से 2 या 3 कामों पे आ जाओगे। लेकिन गिल्ट में बताओ कि मैं तो इतना नहीं कर पा रही, जितना हो रहा है उतना करो, लेकिन एग्जैक्टली जितना हो रहा है उतना तो कर ही लो। दिक्कत वो होती है हम जितना कर सकते हैं ना उससे भी कम करते हैं कि हम थक गए। प्रॉब्लम वही है, थकते सब है यार, लेकिन लाइफ एक ही है, जीना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट दी, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, आज 10 साल की हो गई, वह आपको बहुत पसंद करती है, उसका नाम मही है, आप उसको बर्थडे विश करेंगी तो उसको अच्छा लगेगा। अब ये 5 डेज आगे आगो था कंचन जी, फिर भी हैप्पी बर्थडे मही, अगर आप देख रहे हो, बहुत सारा प्यार और शुभ आशीर्वाद आपको। नेक्स्ट मैम, मैं भी टीचर हूँ, लाइक यू, स्टाफ भी अच्छा है, पर मुझे फील होता है मैं जल्दी घुल मिल नहीं पाती हूँ, बात तो सबसे करती हूँ पर दूसरे टीचर्स की तरह नहीं हो पाता, जैसे हाजिर जवाबी एक्सेट्रा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको ये सब करना अच्छा लगता है तो आप सीख जाओगे धीरे धीरे। जो सबसे अच्छा वक्ता है आपकी नज़र में उसको सुनो, चाहे वो मैं ही हूँ, है ना। तो जिसको हम बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, उसके जैसे बोलने की आदत हो जाती है। आपके स्टाफ में कौन है जो अच्छे से आपको लगता है कि वाह कितनी अच्छी बातें करते हैं, उनके साथ बैठो, बातें सुनो, धीरे धीरे आपको आ जाएगा।
नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी बेटी 5 साल की है, बहुत बार कहने पर बात नहीं मानती। आई नो बच्चे ऐसे ही करते हैं, बट फिर भी ना चाहते हुए मैं मार देती हूँ, जैसे पढ़ाई के टाइम पे। नहीं करना तो थप्पड़ मार देती हूँ, आज भी पिटाई कर दी। खाना खुद नहीं खाती, क्या करूँ मैं? मरना नहीं चाहती, मारना नहीं चाहती, कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताओ। देखो, मारना मुझे लगता है कोई माँ नहीं चाहती, लेकिन बीच में कभी कभी जरूरत भी पड़ जाती है। बाकी है, अगर फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा है कि आप डेली या हफ्ते में एक आध बार हाथ साफ कर रहे हो बच्चे पे, वो थोड़ा सा ज्यादा है। साल 6 महीने में एक आध बार, कई बार एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, लेकिन अगर आपको है ना मारना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी सबसे बढ़िया ट्रिक है, आप दूर बैठो। आपके हाथ की रेंज से बच्चा बाहर रहेगा, तो इतने आपको गुस्सा आएगा, आप उठ के वहां तक जाओगे, मारोगे, इसके बजाय छोड़ो। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, आपकी इच्छा है मैं नहीं मारू, पास बैठोगे गुस्सा आएगा, हाथ घूमेगा, लगेगा। दूर बैठो, तो ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, और जी बाकी तो वही है, धीरे धीरे आएगा। पेशेंस लेवल तो भाई टेस्ट होता ही है रोज पेरेंट्स का। नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन तो पूछ लूं, पर ये सोचती हूँ जिसके बारे में बोलूंगी अगर वो भी आपकी वीडियो देखते हो तो उनको पता लग जाएगा कि मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी आईडी मेरे रियल नेम से है, तो ज्यादा रायता फैल जाएगा। अच्छा, ये भी सही है। अपने किसी विश्वास पात्र के फोन से कर सकती हो। नेक्स्ट, दीदी मेरी एक ही छोटी नंद है, पर बहुत घमंडी है, घर में कोई सुख दुख हो कभी पूछती नहीं, फोन भी नहीं करती। मुझे क्या करना चाहिए? मैं अवॉइड करूंगी तो मेरे ससुर को बुरा लगेगा, जो मैं नहीं चाहती। मेरी सास नहीं है, वो नहीं करती फोन, आप भी नहीं कर रही हो। अगर आप अवॉइड करोगे, ये है भाई, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जितने में आपके सास ससुर का मुंह सीधा रहे उतनी बार कर लिया। साथ में एक आध तंज भी कस दिया कि हाँ जी तुम तो करती ही नहीं, हमने ही कर लिया। करते ही हैं। मेरा तो फोन उठते ही पहला यही होता है, हाँ तुम तो करती ही नहीं, हमने कर लिया। सुन रहे हैं? तो लेकिन अगर आपको अपने घर में लग रहा है कि भाई ये बात करने से ही शांति बनी रहेगी, बुरा हो जाएगा, तो कर लो। अगला नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। और जो मुंह बना रहे हैं उन्हें भी सुनाओ कि भैया मैं ही जो कर लूं, वहां से तो हो ही नहीं रहा, फिर कर लो फोन। नेक्स्ट, दीदी मेरी मम्मी की डेथ 11 अगस्त को हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं अपने आप को। मेरी नंद से एक बार भी मुझे फोन तक करके नहीं पूछा। मेरा मैम नहीं है, मन नहीं है उससे बात करने, कैसे करूं? मेरा मन हो रहा है मैं कभी नंद से बात ना करूं। अरे यार, मम्मी का जाना, आज ट्रेनिंग में गई थी ना, अभी एक मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी। भाई साहब जी, जीवन का ना इतना गंदा वाला फेज होता है, किसी भी एज में जाएंगी मम्मी, लेकिन आप टूट जाते हो। मैं सीवियर डिप्रेशन में गई थी उसके बाद। उनका जाना प्लस इनफर्टिलिटी दोनों ने मिलके मुझे तोड़ दिया। ठीक है, आज वो भी बता रही थी अपनी बात। अच्छा, ऐसे में मुझे ये नहीं समझ में आता, मेरी नंद ने फोन करके नहीं पूछा। आपकी नंद अगर रोज फोन करके आधा घंटा आपके साथ रोए, आपकी सांत्वना दे, अब ये बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, बहुत लोगों को मैं पहले ही बता दूं, कहेंगे ये क्या तरीका बात करने का। लेकिन अगर वो कर भी ले, आपकी मम्मी जो चली गई, क्या वो वापिस आ जाएंगी? जब भी मेरी मम्मी गई थी ना, कोई कुछ भी कह रहा है ना मुझे समझाने के लिए, कुछ भी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरे कानों में पड़ा और उससे मुझे राहत महसूस हो रही है। मैं मतलब नहीं कर पा रही, अभी भी नहीं मैं समझा पा रही। मैं उस जोन में थी कि भाई मेरी मम्मी चली गई, एंड जस्ट मैं उसी में ही अटकी हुई हूँ कि भाई नहीं, मतलब भगवान से एक तरीके की जिद कि क्यों गई, क्यों गई। मैं सिर्फ उनसे ही बात कर रही हूँ, उन्हीं से रो रही हूँ, अपने बैठे रो रही हूँ, मुझे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही। तो उस टाइम पे अगर मैं वो करूँ कि भाई इसने मुझसे पूछा नहीं, अरे अगर वो पूछ भी लेगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? तो क्यों बिगाड़ रहे हो किसी से रिश्ते भाई? एक याद रख सकते हो कि ठीक है उसने नहीं पूछा, लेकिन उसको भी याद रख के क्या करोगे? कल को उसके साथ कुछ होगा, आप भी नहीं पूछोगे, यही कर लोगे ना, उससे क्या मिल जाएगा? कुछ दुख ऐसे होते हैं हमें ही झेलने होते हैं, है ना? उसमें कोई पूछ ले तो भी फर्क नहीं पड़ता, और नहीं पूछे तो भी एग्जैक्टली यही होता है। और अगर हम उसमें भी ये लेके बैठे हैं कि इसने पूछा नहीं,
यार एक मम्मी के जाने का दुख कम है जो हम इसका भी स्ट्रेस लें कि किसने हमसे पूछा किसने नहीं पूछा। सेम गोज विद हैप्पी मोमेंट्स। अगर मैं खुश हूँ, मेरी कोई अचीवमेंट हुई है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, या बर्थडे एनिवर्सरी या कुछ और है, विश जो लोग कर देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, थैंक यू। लेकिन कभी भी ये ध्यान नहीं रखती मैं, और मैंने देखा है लोग रखते हैं ध्यान कि अगले ने मुझे फोन नहीं करा, उसने मुझे फोन नहीं करा, इसने मुझे। अरे भाई, जिसको याद रह गया, जिसने टाइम निकाल लिया, ठीक है। वरना क्या फोन में लिखे हुए एक हैप्पी बर्थडे से आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा? अगर आपका बर्थडे अच्छा नहीं मनना होगा ना, वो नहीं बनेगा, भले आपके सालों कि कितने भी लोग जानने वाले कहीं कहीं से आपको बधाई दे रहे हो, कुछ हो रहा हो, मूड खराब है, कुछ होना हो ही जाएगा। तो जिन्होंने दे दी विशेष, बढ़िया है, उनको थैंक यू बोलो, खुश हो जाओ। लेकिन ये हिसाब मत लगाओ कि भैया आज इसने मुझे विश नहीं करा। फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली यही बात है, ये सब दिमाग का फेर है। तो अभी ना भगवान में और अपने में ध्यान लगाओ। आपका ये टाइम ऐसा है कि मम्मी का जाना, उस फेज से आप निकलो। अभी और कोई चीज इधर उधर की अपने दिमाग में फालतू की ना आने मत दो, वरना और वर्स्ट हो जाएगी स्थिति। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैंने अपनी सास को करवा चौथ पर साड़ी दी थी, वो बोले कि ऐसी शादी दी सस्ती है, साड़ी वाली बात को ना जाने कितनी बार बोला, मैंने साड़ी ही नहीं पहनी, क्या 200-300 की है ये, ऐसा वैसा। तो मुझे इस बार करवा चौथ पर साड़ी देनी चाहिए या नहीं? अगर आपको बजट उतना ही है तो पैसे ही दो, फिर मत दो। दी क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करें, स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव करें कि वो हमारी बात माने? ये तो टीचर का भाई सबसे बड़ा गुण है कि जब वो बोले तो उसके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो सुने। तो आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो इंटरेस्टिंग हो, उसमें बच्चों के लिए करने को कुछ हो। लेक्चर मेथड दोगे तो बच्चे भागेंगे इधर उधर। उन्हें इन्वॉल्व करने वाले क्वेश्चन पूछोगे, कुछ एक्टिविटी कराओगे इस तरीके की जिसमें उनका पूरा दिल दिमाग लगे, अपने आप क्लास मैनेज हो जाती है ना। और बच्चे पागल होते हैं शोर मचाने में, तो उनके साथ आप मत पागल हो जाओ, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रहते हैं। वो तेज तेज चिल्ला रहे हैं, धीरे से बात करो। एक बार इतना तेज बोल दो कि वो आपको देख लें कि आप हो गए, उसके बाद नाम लेके धीरे से, जो सबसे ज्यादा उत्पात मचा रहा हो उसे अपने पास बुला के पूछोगे, बेटा क्या बात है, ऐसे मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी। ये काम करता है। पूरे बल्क में आप सबको एक साथ करते हो ना, तो फिर वो कहते हैं ना, एकता में शक्ति है, फिर उन पर फर्क नहीं पड़ता कि चिल्ला रही मैडम चिल्लाने दो, उनमें से एक को तो दो को बुला लो बाहर, फिर देखो। नेक्स्ट, हाय दीदी नमस्ते, पहले भी आपने मुझे अच्छे सजेशन दिए, बहुत काम आया। जो एक और प्रॉब्लम है, मैं गणेश जी त्योहार पर ससुराल जा रही हूँ। मैं और मेरे पति जॉब की वजह से पूना में रहते हैं, लेकिन जब मैं उधर जाती हूँ तो मेरी सास सारा घर का काम दिन रात का इधर वापस आने तक मुझसे ही करवाती है। बीमार होने का नाटक करती है, पूरा बर्डन अकेले पर डालती है। उधर पास ही ननद रहती है, मेरे आने के बाद वो भी आराम फरमाती है। मुझे अकेली से इतने लोगों का सारा काम नहीं होता, बहुत थक जाती हूँ, फिर भी कोई भी हेल्प नहीं कराता। ऐसा क्या करें कि सास ननद मुझे परेशान ना करें? प्लीज दी व्हाट टू डू। अगर आसपास हो तो अपनी मेड को ले जाया करो, नहीं तो हस्बैंड से इस बारे में बात करो कि भैया वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाता है, या तो जब तक मैं जाऊं कोई मेड का इंतजाम करो या कुछ है, लेकिन भारी पड़ता है मुझे जाना। एंड में फिर ये होने लगेगा कुछ दिन बाद कि मैं जाना अवॉइड करने लगूंगी कि मेरे को दिक्कत होती है, इसलिए उन लोगों से परेशानी नहीं है, लेकिन काम मेरी लिमिट से ऊपर है। तो जब ऐसे सटीक बात बोलोगी तो कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा कि चाहे उतने दिन के लिए लगे मेड, भैया लगाओ, मेड मिल जाती है छुट्टे काम के लिए भी, हफ्ते 15 दिन के लिए। नेक्स्ट, हेलो दी, जब पति के साथ किसी बात पर लड़ाई हो जाए, फिर पति अपनी तरफ से कोई बात ना करे, चाहे गलती पति की हो क्यों ना हो, फिर क्या हमें बात करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि इस सिचुएशन का असर बच्चों पर भी गलत पड़ता है कि मम्मी पापा में बात नहीं हो रही, प्लीज रिप्लाई। घर का माहौल भी खुशनुमा नहीं रहता। बात आपको करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, लेकिन तब करना जब आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाए, उससे पहले मत करना। खराब हो रहा होने दो, थोड़ी देर घर का माहौल हो जाएगा सही, लेकिन ये चीज जरूरी है ताकि लॉन्ग टर्म में चीजें बार बार रिपीट ना हो। अपनी गलती होने पे वो नहीं बोल रहे ना, तो आपको जब तक गुस्सा है वो बात अच्छे से याद है, आप भी मत बोलो। जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ आप, वो चीज आपकी मेमोरी में भी हल्की पड़ जाए ना, तब बात करना। और इतने दिन हो जाएंगे तब झक मार के वो भी बात कर ही लेंगे। उससे होता क्या है, कई बार डिस्कस हो चुकी कि अगर गलती हमारी है या उनकी है, बोलना हमें ही है ना, तो फिर ठीक है। अगर हमें गुस्सा करके कोई मनाने वाला नहीं है तो हम अपना टाइम लेंगे, जब हमारा बिल्कुल मूड ठीक हो जाएगा और हमें दिख जाएगा ना वो तड़प रहे हैं हमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, जब हम बात करेंगे तो उससे आगे उन्हें पता रहता है कि भाई इससे झगड़ा कर तो लूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, ये आएगी नहीं, लंबा खींचेगा। 1 2 3 बार ऐसा होता है ना, अपने आप लाइन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट,
हेलो दीदी, आप अपने आप को इंस्टाग्राम की रील्स देखने से कैसे दूर रखती हैं? जब भी इंस्टाग्राम यूट्यूब ओपन करो 2 आवर्स तो निकल जाते हैं, फिर काम डिस्टर्ब होता है। नहीं बहन, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ये फोन है ना, मेरे लिए अब इंजॉयमेंट का वो नहीं है, ये सिर्फ काम है मेरे लिए। तो मैं कभी खाली होती हूँ ना, या मुझे लग्जरी चाहिए या मुझे एंजॉय करना है, तो मैं इसको अपने से 2 फुट दूर रख के मेरे को लगता है कि वाह, आई एम फ्री नाउ। इतना काम है। तो लेकिन वो मेरा काम है, मैं शिकायत नहीं कर रही, तो मेरे साथ नहीं होता। आपको भी यही है कि अपना छोड़ दो, जस्ट झटके से बंद कर दो। दी, आप बिग बॉस को किस पॉजिटिव नजरिए से देखते हो? मैं भी बहुत बड़ी बिग बॉस फैन हूँ, बट मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि क्या लड़ाई ज्यादा झगड़ा देखती हो, घर में नेगेटिविटी आती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखो, आपके हस्बैंड ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं नहीं देखती बिग बॉस, है ना, जिन सीजन मैंने नहीं देखा, तो जब वो लड़ते थे ना, इतना ज्यादा चिल्लाते थे, और मेरे हस्बैंड टीवी में देख रहे हैं या फोन में देख रहे हैं और तेज आवाज में देख रहे हैं, सेम फीलिंग मेरी होती थी कि यार इतनी निगेटिविटी हो गई है, अब देखा नहीं जाता। बट व्हेन यू रेगुलर वॉच, तो आपको पता होता है कि किस मुद्दे पे लड़ाई हो रही है, किसका क्या स्टैंड है, तो आपको वो लड़ाई समझ में आ रही होती है। दूसरी चीज, आप उस लड़ाई का पार्ट तो हो नहीं। तो जो देख रहा होता है रेगुलर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, जो बाहर से चलते फिरते देखते हैं ना, उसका अलग। तो उसकी ट्रिक वही है कि भाई देखो तो या तो ईयरफोन लगा के देखो, या फिर टीवी में भी देख रहे हो ना, आवाज धीमी रखो, ठीक है। और अपने हस्बैंड को आप ये कह के पॉइंट बता सकते हो कि लड़ाई झगड़ा सिर्फ देख रही हूँ इसीलिए कि किस कैसे कैसे शुरू होता है एंड हाउ टू सॉर्ट इट आउट। तो मैं इसमें से पॉजिटिव ही लूंगी, आप चिंता मत करो। लेकिन बात वही है कि अगर आपके घर में तेज आवाज में बिग बॉस चल रहा है एंड वो गाली गलौच और चिल्लाना चल रहा है सब कुछ, तो वो सही कह रहे हैं, एक वाइब निगेटिव आपके घर में क्रिएट हो जाएगी। तो आपको वो देखना है, लेकिन आवाज धीमी रखनी है एंड बहुत ही इंटेंसिटी अपनी उसके पॉजिटिविटी की तरफ रखनी है कि भाई मुझे जो है मतलब इसमें से पॉजिटिव निकालना। तो ये भी देखो कि आपको उसको देखने के बाद होता क्या है। अभी बताऊं, पीछे करणवीर मेहरा वाला जो हुआ था, जब भी लास्ट आ गया ना, और उसके साथ बार बार बैक स्टैबिंग हो रही थी करणवीर के साथ, मेरे मन में उसको देख के लगातार, और मैंने ना बढ़ा दिया था कई बार, रील्स में भी वो आ गया या कुछ देख रही हूँ तो वो काफी मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा था उस वाले सीजन को, मैंने बड़ा मन से देखा तसल्ली से। अब क्या होता है कि मैंने अपने अंदर सडन चेंज शुरू देखा एंड आते आते उस सीजन का, कि कुछ चीजों को मैं लेट गो कर देती थी, या कोई कुछ कह रहा है तो मैं उसको बड़ा, चल छोड़, नहीं देना जवाब, ये वो। मैंने रियलाइज करा कि मैं वापस अपने पुराने 20s वाले जोन में आ गई एंड मैं जवाब दे रही हूँ, है ना, और बैंड बजा रही हूँ लोगों की, अगर किसी ने मुझे कह दिया, क्योंकि होती अभी भी हैं चीजें, रोज होती हैं इस तरीके की, कि हाँ कोई उल्टा बोल रहा है एंड हम उसको ये है कि चल छोड़, क्या एनर्जी वेस्ट। बट वो चीज होने लगी थी, तो 2 या 3 दिन जब हुए ना, मैंने आके अपने हस्बैंड से बात करी। मैंने कहा मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी 20s वाली पर्सनैलिटी वापस आ रही है। तो वो सुन के उन्होंने कुछ नहीं दिया उसका खैर रिजल्ट। मुझे ये बात हिट करी उनसे बात करने के बाद कि कहीं ये बिग बॉस का असर तो नहीं है, कि मैं उसको कह रही हूँ ना कि भाई बोल बोल बोल, तू बोल क्यों नहीं रहा, तो स्टैंड क्यों नहीं ले रहा। शायद वो चीज मैं अपने ऊपर कहीं ना कहीं वो करी थी कि मैं स्टैंड ले रही हूँ। अब मैं किसी चीज को लेट गो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही थी, तो लेट गो क्यों करे जा रहा, तेरे साथ गलत हो रहा है। वो चीज मेरे अंदर आई नहीं, लेकिन जैसे ही समझ में आया ना, आई जस्ट बैक ऑफ कि नहीं भाई, मेरे को इससे पॉजिटिव चीजें लेनी है एंड इस तरीके की हीटेड आर्गुमेंट्स अगर मेरी डेली में होने लगी, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ठीक नहीं है। तो आपको वो है कि भाई पॉजिटिव चीज है उसमें से लो, और अगर कभी आपको किसी मोमेंट पे ऐसा लगे ना कि जैसे मैं बता रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहे हैं, देन वहीं पर अपने आप को एनालाइज करके रुक जाओ। गलत कहना आपके पति भी नहीं है, लगता है ये, जब हम देख नहीं रहे होते। नेक्स्ट दी, मेरी बेटी का 10th बर्थडे है 30 अगस्त को, कुछ स्पेशल करना चाहते हैं बेटी के लिए, मेमोरी हो जाए अच्छी, और फ्यूचर के लिए भी कुछ बेनिफिशियल सजेस्ट करना। हस्बैंड की तरफ से फुल सपोर्ट है, कोई मना नहीं है। 30 अगस्त यानी जब मैं शूट कर रही हूँ, तो कल आपका रिलेटेड होगा, तो हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से बिटिया के लिए। एंड मैं लेट हो गई, आई होप आपने सब कुछ प्लान कर लिया होगा, तो आई एम सॉरी मैं टाइम पे नहीं आ पाई। नेक्स्ट, हेलो दिया, ऐसे पतियों का क्या करें जो ना तो जॉब पे जाते हैं ना घर के किसी काम में हेल्प करते हैं, पापा के पैसे पैसे राजा बनते हैं, क्या बताएं। दिन भर मोबाइल देखते हैं, मैं बहुत इरिटेट होने लगी हूँ इन सब कंडीशन से, काम इतना ज्यादा है कि टाइम नहीं मिलता सुकून के लिए, और वो ना बच्चों की टेंशन ना ही फैमिली की, रिलैक्स रहते हैं हम, पढ़ाई बच्चों के साथ एक साथ बेस्ट वाइफ भी बने।
भैया उनको ने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया, आप अपना काम कर रहे हो, बस सिंपल यही देखो। वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे, लेकिन आप एक्चुअली अपनी ड्यूटीज ही कर रहे हो, उनकी नहीं कर रहे हो, आप कमा के नहीं ला रहे हो, है ना। तो एक मान लो एक बच्चा फेल हो रहा है और हम टॉप कर रहे हैं, तो हम उससे खिलसेंगे थोड़ी। कहते रहो कि भैया तुम मतलब ये है, या घर वाले खर्चा दे रहे हैं, वो कहने के हकदार हैं। बाकी आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब चीजें वो और देखो। बाकी आप जो कर रहे हो वो आपका अपना काम है, आप अपने पति का काम नहीं कर रहे। इरिटेट तब होना जब आपको कमा के भी लाना पड़े एंड घर का भी करना पड़े। तो जस्ट आप अपनी सीधी लाइन पे चल रहे हो, चलते रहो, उनको बोलते रहो, पति को भी और उनके माँ बाप को भी, कि भाई इनको ट्रैक पे लाओ, नहीं तो मेरे बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ तो हो, सिक्योरिटी। नेक्स्ट, हेलो दी, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट अब हस्बैंड का अचानक भाई प्रेम जाग गया है, देवर का बेटा बीमार है, कह रहे हैं हाल चाल ले लो। जबकि मेरे बच्चे भी एक वीक पहले बीमार थे, उन लोगों ने नहीं पूछा, इस बात को समझना नहीं चाहते, कह रहे हैं तुम बड़ी हो, तुमको पूछना चाहिए, मैं क्या करूं। कर लो फोन एक बार। हर चीज को ना मैंने इसी पे वो टाइटल रखा था, नाक का पर्सन मत बनाओ। आपके पूछने से आपके देवर के बच्चे ठीक नहीं हो जाएंगे, पहली चीज। लेकिन आपके पूछने से अच्छा क्या क्या होगा, आपके पति को ये लगेगा इसने मेरी बात मानी। उन्होंने नहीं पूछा आपके देवर ने, लेकिन फिर भी आपने पूछा, आप टेक्निकली राइट हुई, बड़ा पर्सन दिख रही हो आप। ठीक है, तो इसमें आपके दोनों फायदे हैं, नुकसान क्या, कुछ नहीं। तो ईगो को मत लाओ बीच में, जस्ट अपना देखा करो मेरा फायदा ज्यादा कहाँ हो रहा है, और जस्ट वो काम करो। टेक्निकली राइट में कहाँ हो रही हूँ, वहां वो काम करो। नेक्स्ट, मैं घर का काम झुककर करने की आदत पड़ जाए तो क्या करना, बॉडी का पूरा पोस्चर खराब सा लगता है और बैक पेन भी होता है। इसके लिए तो कुछ एक्सरसाइज देख लो आप इंस्टाग्राम पे, नहीं तो चुन्नी सीधे ऐसे करके बांध लो, इस तरीके का ही कुछ हो सकता है, ताकि फोर्सफुली वो सीधी रहे बैक। आते तो अटैचमेंट भी है, लेकिन क्यों इतने पैसे खर्च करने, नहीं तो अटैचमेंट भी आते हैं इस तरीके के कि आप लगा लो, आपकी बैक सीधी रहेगी। अमेजोन पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, दी, पति काम से दूर रहते हैं, सास ससुर के साथ रहती हूँ, बच्चे भी नहीं है, सास बहुत टुच्ची बातें करती है, ताना भी मारती है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, उसके लिए क्या कहे, सब बातें मुझे पति को बतानी चाहिए फोन पर। कुछ बताओ, कुछ नहीं बताओ, अति हो जाए बता दो, क्योंकि फिर वो ना आपका फोन कॉल जो है वो अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके पति के लिए, ये ड्रॉबैक होगा। और दूसरी चीज ये है कि बताने से अगर आपको लग रहा है कि मेरे पति कुछ कर सकते हैं तो बताओ, वो कुछ कर नहीं रहे तो बताने का उस इंसान को कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट, दी, आपकी 10 मिनट स्ट्रेचिंग बॉयज भी कर सकते हैं क्या, 20 साल के? बिल्कुल, उसमें ऐसा बॉय और गर्ल वाला कुछ है ही नहीं भाई। सारे जॉइंट्स को एक फ्लेक्सिबल मूव देने वाली तो हैं वो सारे, तो वो तो सभी के लिए कामयाब है, अच्छे हैं। फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफी लंबा हो गया है। खैर जो भी है, मुझे अच्छा लगा, सिर दर्द में भी मैंने आपसे बातें कर ली। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।